नमस्कार, मैं हूं कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। हादसों की हकीकत, जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, इसको लेकर के एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो देश के इतने बड़े उद्योगपति जिनका नाम लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में, और भारत में ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों में भी उनके काम की सराहना होती है, उनके काम की तारीफ होती है। लोग उनको बहुत मानते हैं और लोगों के दिलों पर वो राज करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की। अभी 2 दिन पहले ही एक मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। खबर टुडे न्यूज की पूरी टीम सर रतन टाटा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है और शायद उनका जैसा व्यक्तित्व और उनके जैसा जो उनका काम करने का तरीका है, ऐसे बहुत कम लोग मिल पाते हैं। इतने पैसे वाला व्यक्ति लोगों के दिलों में राज करने के लिए, लोगों के दिलों पे छा गए वो। अगर कोविड काल की बात करें, कोरोना की बात करें, या उस समय की बात करें जब देश को उनकी जरूरत थी, तो उन्होंने पैसा बहुत लोगों को दिया राहत के लिए, जिससे लोग आराम से रह सके। अगर उद्योगपति की बात करें तो बहुत सारे नाम हैं भारत में, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन अगर बात करें तो दिल बहुत कम लोगों के पास होता है, जैसा रतन टाटा जी के पास था। टाटा ग्रुप के संस्थापक थे जमशेद टाटा जी, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी टाटा ग्रुप की, और वो चेयरमैन कह लीजिए या मालिक कह लीजिए, उस समूह के संस्थापक थे, उस समूह के फाउंडर थे। उनको उनके जो है 2 बेटे थे, जिनका नाम दोराबजी टाटा था और रतन जी टाटा था। रतन जी टाटा जो थे, उनकी शादी हुई थी, शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनका देहांत हो गया। परिवार में जिस तरह से किसी की शादी होती है, शादी होने के बाद अगर इस तरह की घटना हो जाए तो आप उस समय का अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार में किस तरह की स्थिति रही होगी। हालांकि उनकी पत्नी की उम्र ज़्यादा नहीं थी उस समय भी, और इन सब दिक्कतों से जूझ रहा था परिवार। तो उन्होंने एक पारसी अनाथालय से एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम नवल टाटा रखा गया। नवल टाटा थे, उनकी भी शादी हुई थी और 2 बच्चे उनके हुए, जिनका नाम था रतन नवल टाटा और जिम्मी नवल टाटा। रतन नवल टाटा वही रतन टाटा है जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों दिलों पे राज करते हैं। उसके बाद नवल जी टाटा की जो है अपनी पत्नी से नहीं बन पाई। अमूमन घर परिवार में हो जाती है इस तरह की चीजें, और उन दोनों ने अलग अलग हो गए वो लोग, और या यूं कहे कि उनका तलाक हो गया था। उसके बाद नवल जी टाटा ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी के बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्ति हुई। उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम नोएल टाटा रखा। 160 अरब रुपए की संपत्ति थी। इतनी बेशुमार दौलत और इतने सादगी भरे उनके विचार थे रतन टाटा जी के, कि शायद आज की डेट में आप कोई भी तस्वीर उठा के देख लीजिए उनकी, उनके कपड़े और उनका जो बात करने का तरीका है, बिल्कुल सरल और बिल्कुल स्वभाव था उनका। तो चलिए बात आगे करते हैं। जिस समय उनकी जो पिता थे, उन्होंने दूसरी शादी की थी, तो रतन टाटा जी अपनी सौतेली माँ के पास नहीं गए। उन्होंने अपनी दादी के पास जाने का निर्णय लिया और उनकी दादी ने ही उनको पाला पोसा। जब वो बड़े हुए तो मुंबई के किसी कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए वो लोग रतन जी टाटा न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कैम्ब्रिज भी गए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भी उन्होंने पढ़ाई की, और अमेरिका में एक कंपनी में उन्होंने नौकरी की। और कहा जाता है कि उस समय उन्हें एक लड़की से प्यार भी हुआ, मोहब्बत भी, और लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। ये बात भी हम करेंगे आगे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो काफ़ी रोचक हैं, और कई बार उन किस्सों को आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर हमने पूरा जो है यहाँ पर एनालाइज किया है, सारी चीज़ें निकाली हैं, एक तरह से विस्तृत अध्ययन किया है उनके ऊपर, और
उसके बाद ही हमने कुछ ऐसी चीज़ें उनके बारे में निकाली हैं जो आपने कहीं ना पढ़ी होंगी, ना देखी होंगी, ना आपने कहीं उनके बारे में सुना होगा। रतन टाटा जी जो थे, उनका नाम तो बड़े घराने में है, और दिलचस्प बात ये थी कि वो अपने जो बिजनेस था उनका, टाटा समूह था, उनकी बिजनेस में कोई दिलचस्पी थी नहीं पहले। और कहा जाता है कि एक बार उनके पिता ने उनके पास कॉल किया था। कॉल करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई आप आइए, आप टाटा समूह जो है इसको ज्वाइन कीजिए। तो इतना बड़ा घराना था टाटा ग्रुप, तो रतन टाटा को बोला गया कि आप अपना सीवी, बायोडाटा, जो कि हम लोग नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ पर एक बायोडाटा दिया जाता है कि आप उसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, कहाँ से आपने पढ़ाई किया है, कितना आपको तजुर्बा है, कैसे आप बात करते हैं, कैसे आप चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है बायोडाटा में। उन्होंने वहाँ पर बैठ के टाइपिंग खुद ही की थी टाइपराइटर से, और जो टाइपराइटर पहले होते थे टाइपिंग करने के लिए, और अपना पूरा बायोडाटा तैयार किया था, और उसके बाद वहाँ गए, इंटरव्यू दिया, उनका सिलेक्शन हुआ। अच्छा, नवल टाटा जी के बारे में और भी कई बातें कही जाती है कि वो पहले प्रतिभा का आकलन करते थे कि ये मतलब क्या कर सकते हैं, उनको जानने में बड़ी दिलचस्पी थी लोगों के बारे में। तो उन्हें भी एक आने वाले समय में जब पूरा टाटा समूह संभाल पाए तो उनकी भी नजरें थी कि आखिर कौन ऐसा हो सकता है कि पूरा टाटा ग्रुप संभाल पाए। तो उस समय पे जब रतन टाटा ने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो उन्हें एमडी बनाकर एक कंपनी में भेज दिया गया था। उस समय रेडियो वगैरह का वो सारी चीज़ें उस कंपनी में बनती थी, वो कंपनी घाटे में चल रही थी उस समय। और रतन टाटा ने जो है वहाँ पहुँचे, उन्होंने पूरी बागडोर संभाली, और जिस तरह से वहाँ घाटे में वो कंपनी चल रही थी उसको बहुत जल्द ही मुनाफे की तरफ ले आए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वहाँ पर जो है जो उनका बोर्ड था पूरा टाटा ग्रुप का, कि उन्हें वो कंपनी बंद करनी पड़ी। तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ कि जो बाहर से पढ़ के आए हैं रतन टाटा और यहाँ पर कंपनी के एमडी बनाए गए, ऐसे ऐसे कंपनी का बारे में उन्हें ऐसी कंपनी को चलाने के लिए दिया गया कि वो घाटे में चल रही थी, उसको फिर आगे बढ़ाया, फिर वो कंपनी जो है प्रॉफिट में आई, और उसके बाद उस कंपनी का बंद हो जाना तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान हो जाता है कि भाई इन्होंने उस कंपनी में ज्वाइन किया था और इस तरह से वो कंपनी एक तरह से कगार खाली हो गई, बंद हो गई। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग जाता है। लेकिन उसके बाद उनको एक और जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप एक कारखाना था कपड़ों का, कि आप यहाँ जाइए, वो भी काफ़ी घाटे में चल रहा था, कि उसको देखिए उसको किस तरह से आगे कर सकते हैं कि जिस तरह से बिजनेस वो बढ़ सके आगे, वो कारखाना लगातार जो है चले। तो वो जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली, और शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था, वो कारखाना फिर ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, उस कारखाने को भी बंद करना पड़ा। हालांकि नावल टाटा ने, जो उनके जो थे पिता थे, उन्होंने आंक लिया था कि भाई हाँ आने वाले समय में, क्योंकि उनकी नज़रें पार की नज़रें थी कि आने वाले समय में रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप की कमान सौंपी जाएगी, तो उनके मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कंपनी, दो कंपनियां चलाई थी, घाटे की चीज़ें थी, फायदे की तरफ भी लेके आए थे, उनके मन में कहीं ना कहीं धारणा बन गई थी कि आगे आने वाले समय में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा होंगे। जब वो अमेरिका में रह के पढ़ाई कर रहे थे, ये करीब 1960, 61, 62 की बात है, तो उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था, वो जल्द शादी भी करने वाले थे। लेकिन उनकी दादी का उनके पास फ़ोन जाता है, उनकी दादी की तबीयत खराब थी, तो इसके चलते उन्हें वापस आना पड़ा। जब वो वापस आए, दादी की देखभाल की, शादी नहीं कर पाए, और फिर वो वापस वहाँ नहीं जा पाए किन्हीं कारणों से। तो जो जिनसे शादी होने वाली थी उनकी शादी कहीं और हो गई, उनकी शादी होते होते रह गई। ऐसे ये किस्से नहीं, अभी 3 किस्से और थे जिनके बारे में रतन टाटा जी ने खुद बताया था कि 4 बार उनकी शादी मतलब होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, और रतन टाटा जी हमारे ही रह गए। 1991-92 में टाटा ग्रुप की कमान जो है रतन टाटा के हाथों में सौंप दी गई थी, क्योंकि लगातार 2030 से वही, जो उनके पिता थे वही उसके जो है चेयरमैन थे, तो वो ही लगातार चला रहे थे। लेकिन 1991 में रतन टाटा को ये कमान सौंप दी गई। हालांकि उस समय कुछ विरोध भी हुआ, क्योंकि परिवार के लोग थे, बोर्ड ऑफ मेंबर थे, जो कंपनी में बड़े अफसर थे, जो बड़ी अच्छी पोस्टों पे थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। लेकिन नवल टाटा जिन्होंने डिसाइड कर लिया था, उन्होंने 1991 में पूरी कमान जो है, पूरी बागडोर रतन टाटा जी के हाथों में सौंप दी।
उसके बाद में काम चलता रहा और उन्होंने उसके बाद में काफ़ी मेहनत की और मेहनत के बावजूद जो टाटा ग्रुप था, टाटा ग्रुप को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। उनके बारे में कई बहुत अजीब कुछ कहानियाँ हैं, कुछ किस्से हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अगर बात करें नमक की, तो नमक, टाटा नमक आया था। उसके बाद में अगर बात करें तो जैसे टीसीएस एक कंपनी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, अभी नेट वगैरह के जितने भी इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं वो टीसीएस ही कराती है। तनिष्क ज्वेलर, सारी चीज़ें, मतलब इतना बड़ा टाटा ग्रुप बन चुका था उस समय जब रतन टाटा के हाथों में हाई कमान सौंपी गई थी। उसके बाद में लगातार मेहनत करने के बाद में और टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो चुका था, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन रतन टाटा जो थे उनको गाड़ियों से बड़ा लगाव था, गाड़ियों के, और प्लेन उड़ाने के वो शौकीन थे, क्योंकि प्लेन उनके पास में लाइसेंस भी था प्लेन उड़ाने का। तो कई सारे ऐसे किस्से हैं। एक बार बात ये 1980 के करीब की है। उस समय एक इनका कारखाना था, उस कारखाने में जो वर्कर्स थे, करीब 2000 वर्कर थे, 2-2,500 वर्करों ने हड़ताल की हुई थी। और वहां पर जो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग होते हैं, या जिनको कहा जाता है कि समाज में अलग तरह के इंसान होते हैं, ठीक है, या जिनको बोल दिया दबंग बोला जाता है, या यह बोला जाता है कि ये एक तरह से गैंगस्टर टाइप के लोग हैं। तो करीब वो 200 लोग थे। उनकी कंपनी को हथियाने की कोशिश करते कि किसी तरह से जो वहाँ लोग कर्मचारी थे, जो काम करते थे, वर्कर थे, कि उनको लीडर बना दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर चल रही थी, और खैर पुलिस भी साथ उस समय नहीं दे रही थी। रतन टाटा वहाँ पहुँचे, लोगों ने मना किया कि नहीं, आप रहने दीजिए, क्योंकि 200 क्रिमिनल हैं, ये लोग हथियारों से लैस हैं। जो 2000 मजदूर थे वो भी डरे हुए थे उनसे। तो कहीं ना कहीं सबने बोला कि चलो इनको जो है कुछ ना कुछ बागडोर दे दी जाए। इस तरह की सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन रतन टाटा, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं होने देंगे टाटा समूह में, कि आज यहाँ पर है, अगर इसको अभी नहीं दबाया गया तो बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ी परेशानी होती है इन चीज़ों को दबाने के लिए। तो ये भी एक बड़े मजेदार किस्सा था। तो वो वहाँ पर डरे नहीं, उनसे लगातार लड़े। लंबी लड़ाई के बाद में पुलिस को फिर उन्हें गिरफ्तार भी करना पड़ा, और सभी गुर्गों के साथ में सभी वो जो क्रिमिनल लोग थे उन सबको जेल भी जाना पड़ा। 2011 का वो किस्सा, 26/2011, वो किस्सा तो सभी को पता होगा, सभी जानते होंगे, क्योंकि ऐसे किस्से हमारे जहन में कहीं ना कहीं एक अपनी एक क्या बोलते हैं कि उसको, कि कहीं ना कहीं वो अपना ऐसी चीज़ें छोड़ जाते हैं कि 26/11 इस नाम से ही लोग समझ गए होंगे। ताज होटल का वो किस्सा जहाँ पर आतंकवादियों ने अटैक किया था और उसमें करीब 80 लोग मारे गए थे। ताज होटल भी टाटा ग्रुप का ही है। तो उन 80 लोगों के परिवार वालों से रतन टाटा जो थे, उन्होंने जाकर के पर्सनल बात की थी। पर्सनल बात करने के बाद में उनका रहना सहना, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, वो सब टाटा समूह ही देख रहा था। तो ऐसे नेक दिल इंसान थे रतन टाटा जी। ये बात, एक और किस्सा है उनकी बातों का, 2004 के करीब की बात है, पुणे की बात है। उस समय गुजरात में ही थे रतन टाटा जी। तो उनके एक उन्हीं का कोई प्रोजेक्ट था, जो उनके एमडी थे, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और वो पुणे के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो डॉक्टरों ने कहा कि इनको फटाफट से मुंबई ले जाया जाए, नहीं तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। संडे का दिन था उस दिन, और कहते हैं कि प्लेन वगैरह की ये सुविधा उस समय खैर इतनी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही थी कि जिससे उन्हें कि जो यहाँ से मुंबई ले जाने में, क्योंकि जो सड़क का रास्ता है उस पर काफ़ी दिक्कत थी, टाइम का किसी को कुछ पता नहीं कि इसका टाइम कहाँ कैसा आ जाए। तो वहाँ पर रतन टाटा जी को जब पता चला तो उन्होंने खुद बोला कि मैं प्लेन उड़ा के लेके जाऊँगा। तो जब वो वहाँ से उनको लेकर के, जो बीमार थे, उनकी कंपनी के एमडी थे किसी प्रोजेक्ट के, उनको लेकर के वो लोग एयरपोर्ट पहुँचे। तो एयरपोर्ट पे कहीं से कुछ अरेंजमेंट किया गया। तो हालांकि प्लेन उन्होंने नहीं उड़ाया था, लेकिन एयरपोर्ट तक गए थे। तो ऐसे दरिया दिली थे, अपने वर्कर्स को अपने परिवार की तरह मानते थे, और किसी भी समय अगर किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती थी तो उसकी भी पूरी मदद की जाती थी। ये वाकया है 1991 में, जब रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप की कमान सौंपी गई थी। उसके बाद में सन 1998 के आसपास में कार आई थी, इंडिका कार, जिसका काफ़ी मार्केट में नाम था। हालांकि अब भी कभी कभी रोड पे दिखाई दे जाती है।
तो उस कार को लॉन्च करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, बहुत अच्छी तरीके से उसकी लॉन्चिंग हुई, लेकिन वो काफ़ी दिन तक चल नहीं पाई मार्केट में, करोड़ों का नुकसान हुआ। और हालात उस समय ऐसे बन गए थे कि टाटा ग्रुप को बेचना पड़ेगा, इतना बड़ा ग्रुप खरीदेगा कौन। तो इन सब चीज़ों को देख करके बात हुई जो आजकल आप गाड़ियां देखते हैं फोर्ड गाड़ी, जो फोर्ड गाड़ी के ओनर थे उनका नाम था बिल फोर्ड। उनसे मीटिंग अरेंज की गई और रतन टाटा वहां पहुंचे, सारी बातचीत हो रही थी, मीटिंग थी, उनके बोर्डरूम के लोग बैठे हुए थे। तो उस मीटिंग के अंदर में जब उन्हें एक बात काफी बुरी लगी, क्योंकि उनसे सारी बातें लगभग हो चुकी थी, उनसे एक बात बोली गई कि जब आपको इस चीज की जानकारी नहीं थी तो इतना पैसा इसमें क्यों लगाया। तो ऐसी बात सुन के रतन टाटा जो है काफी परेशान हुए, तो उठ के बोर्ड मीटिंग से बाहर आ गए, वापस इंडिया आ गए। उन्होंने कहा कि अब हम खुद बनाएंगे, खुद चलाएंगे चीजों को। उन्होंने फिर दोबारा से अपनी टीम बनाई, खामियां निकाली कि आखिर लोगों ने उस कार को रिजेक्ट क्यों किया, क्या दिक्कत थी उसमें, क्या परेशानियां थी। तो उसके बाद में फिर उसकी लॉन्चिंग की गई और उसने एक बहुत बड़े स्तर पे जो घाटे का सौदा था उसको फायदे में बदल दिया। और कुछ दिन के बाद में फोर्ड कंपनी की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि लैंड रोवर, रेंज रोवर इस तरह की गाड़ियां बनाती थी वो। उसके बाद में जब रतन टाटा को पता चला तो उन्होंने जो फोर्ड कंपनी के ऑनर थे बिल फोर्ड, उनको फ़ोन किया और उन्हें इंडिया बुलाया, मुंबई। तो उस समय मुंबई बुलाया गया, उनसे बातचीत हुई, उनकी पूरी कंपनी को खरीद लिया गया। लेकिन आज भी आप लोग देखते हैं कि जो फोर्ड गाड़ियां हैं, चाहे फोर्ड की गाड़ी, आप रेंज रोवर की बात कर लीजिए, लैंड रोवर की बात कीजिए, टाटा समूह ही उन चीज़ों को चला रहा है। लेकिन आज तक भी टाटा समूह ने उस गाड़ी पे अपना नाम नहीं लिखा है। तो इस तरह की दिलचस्प कहानियां हैं उनके बारे में, जिससे पता चलता है कि वो कितने सरल और कितने कोमल हृदय के थे। इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें चली। एक नायडू नायडू नाम के एक युवक ने, जो कि ये पेट से या जानवरों से बहुत प्यार करता था, रतन टाटा को एक चिट्ठी लिखी कि मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो कुछ फंड अरेंज करवा दीजिए, कुछ इस तरह की बातें थी। रतन टाटा जी ने जब वो चिट्ठी देखी तो उसको मिलने के लिए बुलाया और वो मिला। पहले उसे बाहर विदेश में पढ़ने के लिए भेजा कि पहले आप इस पर रिसर्च कीजिए, इनके बारे में पढ़ाई कीजिए। उसके बाद जो वहां से पढ़ के वापस आए तो रतन टाटा जी ने उनको बोला कि आप क्या मेरा सेक्रेटरी बनना पसंद करेंगे। बस उसके बाद में जो नायडू थे वो उनके सेक्रेटरी बन गए और हमेशा उनके साथ रहे। उनका खाने पीने का चीज़ों को लेकर के, कहाँ मीटिंग है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो सब चीज़ों को लेकर के वही उनके साथ रहे। और उसके बाद में जब ऐसी स्थिति हुई, बीमार हुए वो, तो उनको खाना, उनको नहलाना, वो सारी चीज़ें नायडू जो है वही करते थे, सारा अरेंजमेंट उनका नायडू ही देखते थे। तो ये सारी किस्से हैं। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं आपको बताने में लगूंगा तो काफ़ी समय निकल जाएगा। ठीक है, समय का भी थोड़ा अभाव है। तो इस समय जो रतन टाटा के सौतेले भाई थे, नोएल टाटा, उनको टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया गया है। उनकी दो लड़कियां भी हैं। इनके जो सगे भाई थे जिम्मी टाटा, वो बोर्ड मीटिंग में भी हैं और टाटा ग्रुप में भी हैं। जो उनकी बोर्ड मीटिंग है उसके भी मेंबर है, टाटा ग्रुप में भी मेंबर है। लेकिन वो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। 25 साल से वो लोग इस टाटा समूह से थोड़ा सा अलग है, बिजनेस से अलग है। वैसे तो सब चीज़ों में है, उनका शेयर भी है, हाथ भी है और उनका नाम भी है। और 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, ऐसी सादगी वाले हैं वो भी। और नोएल टाटा जी को नया टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया है। बहुत बहुत बधाई हो। तो इस तरह की तमाम कहानियाँ, किस्सों को लेकर के मैं आपके सामने आता रहूँगा। तो ये चैनल है आपका खबर टुडे न्यूज़, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी जानकारी होती है आपके क्षेत्र में, तो आप उसके बारे में भी हमारी टीम से बात कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे तो हमारी टीम आपसे बात करने की कोशिश करेगी। और जो किस्से कहानियाँ हैं वो हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। नमस्कार।